गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज का जो हमारा सेशन है पीओआई की चर्चा का, उसमें हम लोग वर्ष 2001 के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर। तो लगातार हमारी 12वीं क्लास में जारी है। 1991 से हमने स्टार्ट किया था। तो पहले क्लास की शुरुआत जैसा कि हम लोग करेंट अफेयर के क्वेश्चन से कर लेते हैं। आज एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का करेंट अफेयर का क्वेश्चन में पूछने जा रहा हूँ। जैसे हमको पता है कि आगामी खेलों के का कहाँ पे आयोजन होने वाला है, इस पे क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो सर मैं आपसे एशियाई खेल के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा। एशियाई खेल के ऊपर आप देखोगे हर वर्ष एक क्वेश्चन पूछ के आया हुआ है, लेकिन 4 साल में एक बार होता है ना। हाँ। तो 20वां एशियाई खेल, 21वां एशियाई खेल और 22वां एशियाई खेल। ना 20वां एशियाई खेल आपका है 2026 में। हाँ, इसके बाद से अगला आपका हो जाएगा 2030 में, फिर अगला हो जाएगा 2034 में। तो 20वां एशियाई खेल, 21वां एशियाई खेल और 22वां एशियाई खेल, सर इसका आयोजन कहाँ होने वाला है, किस बताता हूँ। देश में? देखिए, सबसे पहली बात, इसका जो आयोजन होने वाला है वो होने वाला है जापान में 2026 वाले का। उसके बाद होने वाला है कतर में, फिर सऊदी अरेबिया में। ठीक है, ये बिल्कुल 3 सर। क्रम है। तो ऑर्डर याद कर लो, जापान, कतर, सऊदी अरेबिया। एग्जैक्ट जाना चाहते हो तो नगोया जापान, कतर दोहा कतर, और आपका हो गया रियाद सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर बस इतना ही करेंगे, फिर आप कुछ मेरा आपसे बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। 2 स्टेटमेंट दे रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट है कि अभी हाल ही में भारत को WHO ने मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया है। सेकंड स्टेटमेंट है कि WHO मलेरिया से मुक्त का जो प्रमाण पत्र देता है, ये उन देशों को देता है जिन्होंने 3 वर्षों तक समूचे देश में मलेरिया के संचरण, मतलब उसके फैलने को, ट्रांसमिशन को रोकने में अपना काम किया है। ठीक है, भारत सरकार अभी रिसेंट में मलेरिया के ऊपर जागरूकता अभियान चला रही है। इसका मतलब है भारत सरकार को मुक्ति नहीं मिली है, मतलब भारत को मुक्ति नहीं मिली है। ठीक है। रिसेंट में न्यूज में आने के पीछे का रीजन है, जिस अफ्रीकन कंट्रीज को बाहर गया, उसका नाम है कार्बो वर्डे। वो अफ्रीकन कंट्रीज, इसको मतलब यहाँ पे पिछले 3 सालों से मलेरिया के केसेस नहीं मिले, तो इसके लिए इसको सर्टिफिकेट दे दिया गया है। केसेस मिले होंगे, संचरण पर रोकथाम कर रही है। हाँ, केसेस मिले रहते हैं, ऐसा ओके। नहीं केसेस नहीं तो मिलते। इसके पहले यही हाल मॉरिशस का था, अल्जीरिया का भी शायद यही हाल है। ठीक है, तो इन तीनों देशों। अच्छा, चलिए इसी पर मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूँ कि अभी ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने यहाँ पर मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर, मॉस्किटोज का प्रयोग किया है ताकि हम मलेरिया को रोक पाए। ऐसा कौन सा देश है वो? बिल्कुल सही बात। जिबूती। जिबूती, वेरी गुड। तो जिबूती ऐसा देश है। चलिए अब स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग सेशन को। शुभारंभ हो सेशन चुका को है। स्टार्ट करने के पहले एक बात और बता दूं कि भैया हम लोग का ओपन टेस्ट 15 तारीख को है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। जो दोस्त गोरखपुर के होंगे वो आपकी स्क्रीन पे नंबर घूम रहा होगा, उस नंबर पे मैसेज करके एक बार कर दो रजिस्ट्रेशन। फ्री रजिस्ट्रेशन है। गोरखपुर वालों को गोरखपुर में आके आप लोग ऑफलाइन पेपर दे दो। ऑफलाइन सेंटर पे हम और रमन सर मौजूद रहेंगे, बातचीत जो भी होगा कर लेंगे। ऑनलाइन वाले आप रजिस्ट्रेशन कर लो, बाकी आपका पेपर ऑनलाइन मोड में गूगल मीट के थ्रू कराया जाएगा। हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है। 3000 प्लस, ज्यादा से 3000 ज्यादा एस्पिरेंट आप लोग रजिस्टर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ताकि हम लोग भी उस हिसाब से प्लान तैयार कर लें। ठीक है सर, ये हो गया बात। अब आप मुझे बनाना शुरू करिए। मैं ऑप्शन चारों लिया जाएगा, 4 बिल्कुल सर। ऑप्शन लिया जाएगा। मैं पहले आपसे पूछूंगा जनरल साइंस के क्वेश्चंस, क्योंकि आज आपने साइंस की ईयरली करंट अफेयर की क्लास ली है। तो सर आप मुझे बताइए, मेसॉन की खोज सीडी एंडरसन और यूएफ हैस ने किया था। एंडरसन और हैफ सिंपल से लीजिए। नहीं, गलत है। मेसॉन की खोज एंडरसन और हैस ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज युकावा उल्टा बोल दिया युकावा ने किया था। आपने उल्टा बोल दिया है, मतलब मैंने ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर दिया है। चेंज किया। ठीक है, तो मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने किया है, जापान के शायद ये। हाँ। और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन और हैस ने किया था। इसी समय क्वेश्चन बन के एक और आया था कि सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत, थियरी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन सन एंड स्टार्स, ये दिए थे बेथे महोदय ने। इनका पूरा नाम था H.A. बेथे। अच्छा, ठीक है, अच्छा, ठीक हाँ। है। कहीं नोट कर लें, कहा जाता है। पूछिए आप पूछिए, हम नोट कर लेंगे। नेक्स्ट सर आप मुझे बताइए, जो तंतु प्रकाशिकी होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करती है। हाँ, इंग्लिश में टोटल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सेकेंड स्टेटमेंट मेरा है, प्रकाशिकी तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक होता है। प्रकाशिकी तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अधिकतम होता है। इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम पावर कंजप्शन इज एक्सट्रीमली हाई। ठीक है,
प्रकाशीय तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर की बात हो रही है, और टीआईआर की बात हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टीआईआर से तो होता है, पहली बात तो सही है। टीआईआर में एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा होता है, ये बात भी सही है। ठीक है, ये बात सही है। हॉल स्टेटमेंट। तीसरा क्वेश्चन, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में, केवल सॉलिड में, केवल लिक्विड में, या द्रव और गैसीय अवस्था में, बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट? लिक्विड एंड गैस दोनों में होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो समुद्री माइल, ठीक है, जिसको हम लोग नॉटिकल माइल्स के नाम से भी जानते हैं, नौ संचालन में दूरी की इकाई है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन नेविगेशन। सेकेंड स्टेटमेंट है जो सेल्सियस है वो उष्मा की इकाई है, यूनिट ऑफ हीट है। सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट है भाई, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट सर मेरा क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, द एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाई, ऑप्शन नंबर ए आयनन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन के द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन। संलयन और फ्यूजन होता है यहाँ पर, नाभिकीय फ्यूजन होता है और उसके माध्यम से इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसके पीछे का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है। परमाणु बम में विखंडन होता है, हाँ, फ्यूजन होता है वहां पर। ये डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण का है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, तो वुडन क्लॉथ होते हैं हमको वार्म रखते हैं। रीजन है ऊनी रेसे एक प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो उष्मा के कुचालक होते हैं, यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नहीं देखिए, पहला स्टेटमेंट तो सही है। पहला स्टेटमेंट क्या था वैसे? पहला स्टेटमेंट था ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। हाँ, सही बात है, सिंपल सी बात है, इसलिए पहनते भी हैं, फैशन के लिए थोड़ी पहनते हैं। सेकंड पॉइंट ये कि जो ये गर्म रखने का कारण ये होता है कि इनके जो उनके जो फाइबर्स होते हैं ना, उनमें एयर गैप फिल हो जाता है, जिसके कारण से जो कंडक्शन होता है हीट का वो रुक जाता है वहां पर। ठीक है, सबसे बड़ा कारण यहाँ पर ये होता है। अब वो प्रोटीन का कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज तो मैंने पूरी फिजिक्स आपसे एक साथ पूछ ली, 7-8 क्वेश्चन को था। अब मैं पूछ लूँ, मैं तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बताइए, वेद त्रयी में कौन से 3 वेद शामिल है? वेदत्रयी में अथर्वा वेद शामिल नहीं है, बाकी तीनों वेद इसमें शामिल होते हैं। पहला क्वेश्चन आप जीत गए, सिंपल क्वेश्चन था बच्चों वाला। अब आप मुझे बताओ, और संगीता पूछेगा तो चारों वेद शामिल होते हैं आपसे। संगीता, चलिए अब आपसे मेरा प्रश्न है कि पुड़ेकू पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में किस बंदरगाह को पुड़ेकू नाम से दिखाया गया है? ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इससे पहले मैंने 2-3 बार पूछा। अरिकामेडू को सर। अरिकामेडू। आपको लेकिन ऑप्शन नहीं दे रहे हैं और आप खुद बोले हैं कि ऑप्शन देना है। ऑप्शन दीजिए ना, मांगिए हमसे ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन दूंगा। तो पुड़ुके जिसका जिक्र इरिथ्रियन ऑफ द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में किया गया है, ये अरिकामेडू बंदरगाह को दिखाता है, जो कि पौंडीचेरी प्रेजेंट टाइम में लोकेटेड है। और जितने लोग भी क्लास देख रहे हो भैया, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, या फिर ये कर देना कि मेरे इतने ही क्वेश्चन केवल गलत हुए, क्योंकि अच्छा खासा टाइम देके हम लोग बहुत बेहतरीन डिस्कशन कोशिश करते कि बेटर कर सके। तो कमेंट जरूर करना आप लोग। चलिए बताइए बताइए, बहुत बकवास हो गया। कैलाश मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, बौद्ध, हिंदू, जैन, इनमें से कोई नहीं, मल्टीपल चॉइस। कैलाश मंदिर तो हिंदुत्व से संबंधित होगा। आप नहीं। उल्टा क्वेश्चन पूछ लिए, नहीं, आपको एलोरा पूछना था एक्चुअली। ठीक है, एलोरा की गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों संप्रदायों से संबंधित है, और यहीं पर जो आपका कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट ने किया था। हो जाता है कभी-कभी, ये आयोग से एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बनाने के चक्कर में फंसे हैं और आयोग से त्रुटि हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न सर आपसे मेरा, जीतल और टंका ये 2 मुद्राएं हैं जिसको इल्तुतमिश ने जारी किया था, इनमें से कौन सी चांदी की है और कौन सी तांबे की है, ये बताना। जीतल और टंका। चांदी का टंका, ओके, वेरी गुड। जीतल जीतल तांबे का, ठीक, वेरी गुड। इल्तुतमिश ऐसा पहला शासक था, तुर्क शासक था, जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। ओके, अब बताओ मुझे कि कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानता था? ऑप्शन दे रहा हूं, शाह मोहम्मद गौश, शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज, शाह याद की होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ख्वाजा मीर दर्द, दर्द जिनमें हो, शाह मोहम्मद गौस। गौस, ठीक है, गौ, तो जिसमें गौ शब्द आ रहा है, उन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। ये ध्यान रखना हम लोगों को, अच्छा एक पॉइंट। लेकिन आप अंदाजा गलत लगा कि मैं शाह याद किया हूँ।
आपने गौ याद किया था। गौ मैं पूरा नाम याद किया। सतारिया सिलसिला से संबंधित थे, सतारिया सिलसिला संबंधित है, ठीक है। सूफीवाद में कौन सा ऐसा सिलसिला था जो कि संगीत का विरोधी था? वो सूफीवाद का ऑप्शन दे सिलसिला रहा हूँ, जो सबसे कट्टर था। ऑप्शन दे रहा हूँ। चिश्तिया, सुहरावर्दी, कादिरिया और नक्शबंदी। नक्शबंदिया सिलसिला। और आप बताओ कि नक्शबंदिया सिलसिले का फॉलोअर कौन सा मुगल सम्राट था? ठीक है, औरंगजेब। याद कर लो यार, ठीक है। बताओ बता दो। लेकिन औरंगजेब शायद कोई तो वाद्य यंत्र बजाता था। लेकिन विरोधी समझ था रहा हूँ, संगीत हाँ, का। विरोधी अरे तो था। शासक था, कौन विरोध करेगा उसका? चलिए, तो नक्शबंदी वाले जो होते थे वो दरअसल ये मानते थे कि जो मनुष्य और ईश्वर का संबंध है वो एक भगवान और भक्त का संबंध है, मतलब स्वामी ना और कि सेवक का प्रेम का। संबंध है, तो ना कि प्रेम का प्रेमी का। संबंध नहीं है, ठीक है। तो भाई अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब आप मुझे बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी महाभारत का फारसी अनुवाद है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपसे। अनवर ए सुहेली, दूसरा है रजमनामा, अनवार ए सुहेली पंचतंत्र का है। पंचतंत्र का है, वेरी गुड। पंचतंत्र याद इसलिए रखना है कि अभी हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है, ठीक है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में बाकी जो दो शामिल किए गए उसको कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि हम लोग ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। पूछ चुके हैं। एक तो बता नहीं सर्वे दे लोकलोचन और एक और बहुत फेमस है, नोट कर लो। चलो अब बताओ, तो रजमनामा हो गया, हस्त बहिस्त हो गया और अयार दानिश हो गया। इनमें से कौन सा महाभारत का फारसी अनुवाद है? महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन है रजमनामा। रजमनामा, ठीक है, वेरी गुड। ये आप बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा, आपको पढ़ा हुआ है, वेरी गुड। किसने अपनी आत्मकथा बायोग्राफी फारसी भाषा में लिखी है? देखिए क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, ना कि किसकी आत्मकथा फारसी में लिखी गई है। ठीक है, अब आप very ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन दे रहा हूँ। बाबर, मैं बता दूंगा, इन लोगों को ऑप्शन चाहिए। बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। देखिए इसमें से अकबर और हुमायूं ने लिखवाया था, जहांगीर और बाबर ने खुद लिखा था। ठीक है, ठीक है, तो बाबर आता है तो तुर्की से, हम Very लोग क्या good. कहते हैं, ठीक है, तो तुर्की लैंग्वेज में वो लिखता है अपना बाबरनामा। बाबरनामा। समय के साथ जो मुगलों की भाषा बन जाती है, यहाँ की दरबारी भाषा बनती है, वो फारसी बन जाती है। तो इसका यानी जहांगीर का लिखा गया है फारसी में। तुझुक या खुद जहांगीर, लिखा उसने, तुझुक की जहांगीरी। तुझुक या जहांगीर जो उसने लिखी है वो फारसी भाषा में लिखी है, जबकि हुमायूं का हुमायूंनामा गुलबदन बेगम जो कि उनकी बहन थी उन्होंने लिखा था, और अकबर का अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। यहाँ पे बस यही ध्यान देना था कि अपनी यानी वो खुद लिखा हुआ है। बायोग्राफी मतलब ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। चलिए, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब मस्जिदों के निर्माण में ही फेमस है, तो मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली के लाल किले में इसी है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया दिल्ली का है। लाल किला किसने बनवाया, आप लोग कमेंट कर दो। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बताओ जल्दी से बताओ, ठीक है। चलिए, कल हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था औरंगजेब के संदर्भ में, वो ताजमहल। सर्वाधिक हिंदू शासक इसी के समय रहे हैं, ये भी डिस्कस किया है। Very good. ताजमहल की भद्दी नकल राफिया उद्दौला जो कि इसकी बीबी थी, तो बीबी उद्दौला के नाम से या बीबी का मकबरा के नाम से भी इसको फेमस है। अहमदाबाद में नहीं, औरंगाबाद में स्थित है। 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से लेटर पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मैं दो स्टेटमेंट दे रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट है कि बलबन ने नवरोज त्यौहार को, ठीक है, नवरोज त्यौहार को यहूदियों से मनाना प्रारंभ किया, ठीक है। बलबन ने नवरोज त्यौहार को यहूदियों से लेकर के मनाना प्रारंभ किया। सेकंड स्टेटमेंट है कि अकबर ने अपनी धर्म संसद में, ठीक है, इसको शामिल किया। अब मैं बताता हूँ, देखिए पारसियों से इन्होंने स्वीकार किया था, तो नौरोज का जो त्योहार था वो पर्शियन से समझ, ठीक है, वेरी गुड। और आपने बोला है कि देखिए जो अग्नि पूजा है, ठीक है, अग्नि पूजा को अकबर ने पारसी धर्म में प्रचलित सही अपने माना में था। स्वीकार किया था। ठीक है, सही बात है। अच्छा, एक प्रश्न पूछा था जो कि बहुत हलवा क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रश्न है, कई सारे मुगल शासकों का नाम दिया गया है और कह रहा है कि इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। मैं बताता हूँ क्यों सही है, मतलब ऐसे ही क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन सही होते हैं। 4 विकल्प है, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर और बहादुर शाह। देखिए इसमें जो 3 पॉइंट्स है ना सर, वो लेटर मुगल पीरियड के हैं। मोहम्मद शाह के ही समय में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ है। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला और टाइम तीसरा बहादुर शाह जफर केवल लिखा हुआ बहादुर था, वो बहादुर शाह जफर की बात कर रहे हैं। ठीक तो बहादुर शाह जफर तो अंतिम है, तो सबसे लास्ट रहेंगे। और सबसे पहले जहांगीर होगा। रहेंगे, क्योंकि जहांगीर अकबर का लड़का है।
अभी जहांगीर की लंबी वंशावली चलती रहेगी। हम कह रहे जहांगीर में सबसे पहले आएगा, ये बात हमको क्लियर है। तो जैसे ही ऑप्शन मैच कराना आप स्टार्ट करोगे, थर्ड सबसे पहले केवल एक ही जगह पर है ही है, तो सबसे सिंपल तौर पर आंसर यहाँ पर निकल के आ जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाते हैं। चलिए, ऐसा कौन सा डिसीसिव बैटल था जिसको अंग्रेजों की सुप्रीमेंसी को स्टेब्लिश जिसने किया था भारत के अंतर्गत, ठीक है। अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत में किसने संस्थापित किया था, किस निर्णायक युद्ध ने संस्थापित किया था, ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्लासी का युद्ध, पांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध और पानीपत का थर्ड युद्ध। देखिए, पहली बात तो पानीपत का थर्ड युद्ध इन्होंने लड़ाई नहीं है, ठीक है। ये तो वैसे ही कट गए। बात आती है, देखो 2 युद्ध बड़े हैं, प्लासी और बक्सर। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को इज्जत नहीं दी क्योंकि वो छलबद्ध युद्ध था, लेकिन बक्सर के युद्ध में 3 लोग मिलकर लड़े हैं, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और आपके हो गया शुजाउद्दौला। इन तीनों लोगों ने संयुक्त टीम बना के लड़ी और तीनों की टीम को हरा दिए। तो एक तो बक्सर के युद्ध से इनको संपत्ति बहुत मिली, दूसरी पावर का चर्चा हो जाता है खूब ज्यादा। सर ऑप्शन बक्सर। ठीक है, बक्सर युद्ध 1764 में लड़ा गया था, याद करने लायक है, अच्छा पॉइंट है, ठीक है। इसी के बाद से इलाहाबाद की ट्रीटी संधि होगी, इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं यहाँ पे। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि इस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर, मैं जानना चाहता हूँ। चलिए, आप बताओ सर, भारत के उत्तम प्रशासन का अधिनियम किसको कहा जाता है? भारत के बेहतर प्रशासन के लिए कौन सा अधिनियम कहा जाता है? फिर कब आया था कुछ सोचिए। ये आप उसकी बात करेंगे 1833 वाले का? नहीं, 58 1858 के साम्राज्य वाले का मुझे हाँ। लगा कि भारतीयों का जो उत्तरदायित्व है, मतलब 1833 से स्टार्ट होता है, ठीक है। भगा दिया गया, मतलब भर दिया गया था, भगा दिया गया तो कि धर्म, वंश, मूल स्थान, फलना फलना, उसमें जाति टर्म्स नहीं था, बस ध्यान देना आप लोग, इस स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए, तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है, कैनिंग ने पढ़ा था इलाहाबाद जो में। प्रोक्लेमेशन है, वो कैनिंग ने पढ़ा था, इलाहाबाद में पढ़ा था, इसलिए प्रयागराज का घोषणा पत्र भी इसको कहा जाता है। याद रखना 1858 की घटना है, इंपॉर्टेंट घटना है, ठीक है। चलो भाई, अब मुझे बता दो कि मैकडोनाल्ड, ये वो मैकडी बर्गर नहीं है, मैकडोनाल्ड का जो कम्युनल अवार्ड है, उसमें किसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र या आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की गई थी? ऑप्शन दे रहा हूँ, मुसलमान, सिख, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट और बुद्ध, मतलब बौद्ध। बौद्धिज्म नहीं, बौद्धिज्म को स्वीकार नहीं हमेशा से हिंदुइज्म का एक पार्ट माना जाता रहा है, बौद्धिज्म और जैनिज्म को। तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सरोजनी नायडू ने दी थी। नहीं, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि नहीं दी, सरोजनी गांधी ने 2 महात्माओं का सम्मेलन कहा है, गांधी अर्बन पैक्ट को। ये चंपारण के समय टैगोर जी ने दिया है। चंपारण के समय टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। आप बताइए कि किसने चंपारण का विद्रोह किया, विरोध किया था कि चंपारण में नहीं होना लीजिए, तिरंगा, पंजे, तो पढ़ा था ऊपर लिखा हुआ रंगाई होंगे, तिरंगा है, रंगाई होंगे, यहीं पे लिखा है। देखिए वहीं पे लिखा होगा। अच्छा हाँ भाई, एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, ठीक है, एनजी रंगाई होंगे, जनरली विरोध करते रहेंगे। चलो भाई, अब आप मुझे बता दो, ठीक है, मैं कुछ पत्रिकाओं का नाम पूछूंगा, आपको बताना है कि कौन उसके फाउंडर या संपादक या जो भी है, ठीक है। मूक नायक, ऑप्शन दो? हाँ हाँ, बोल रही है। महात्मा गांधी नहीं, जवाहरलाल नेहरू, लाला भाई नेहरूजी, राजा राम मोहन राय, गांधी जी। अरे एक और ऑप्शन था बी आर अम्बेडकर, वो सुन में नहीं किया आपने, ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर का मूक नायक है। मुझे लगा था मैं अम्बेडकर जी और मैं सोचा ज्योतिबा फुले, इन 2 मुझे ऑप्शन आएगा, मैं रुका था, लेकिन जब 4 ऑप्शन खत्म हो गया क्या पता गांधी जी कर मूक दिया। नायक, हम बिहार वाला पेपर बन गया था ये। मूक नायक जो है वो बी आर अम्बेडकर की पत्रिका थी, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, चलिए, तो कुछ खास प्रश्न नहीं, एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, ठीक है। वो अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो मूवमेंट के टाइम पर, ठीक है, गांधी जी के साथ था? ठीक है, ऑप्शन भारत दे रहा छोड़ो हूं। आंदोलन देखिए अंतिम अभियान है, यानी फिनिश हो रहा है, अंग्रेजों का शासन फिनिश हो रहा है। तो इसके भी नाम में लुई फिशर है, लुई फिशर, फिनिश टाइप का नाम है। लुई फिशर, ठीक है, वेरी गुड, आपने एक अच्छा पॉइंट बताया, ठीक है। तो लुई फिशर जो है
वो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर गांधी जी के साथ थे। ठीक है, अमेरिकी पत्रकार थे, गांधी जी के साथ थे, ये बात याद करने लायक है। चलिए भाई, पेपर में कभी अंग्रेजों की भूमिका आएगी तो ये टिक मार सकते हो आप। एनीवे सेंट भी अमेरिकन मतलब ठीक है, अमेरिकन थे ये। अंग्रेजों की भूमिका कभी आएगी, बाहरी या ब्रिटिश बाहरी की भूमिका, विदेशी की हाँ भूमिका, विदेशी हो तो आप लिख तो आप सकते हो। कमेंट कर सकते अ, अच्छा देखो, पिछले बार एक प्रश्न पूछा था पिछले साल के पेपर में कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक सन 1932 के पूना पैक्ट पर साइन किया था, और उसमें ऑप्शन था गांधी जी और मालवीय, सही आंसर वो माना था। अभी प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक सन 1932 के पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया है। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय और एम के गांधी। हैं। सच्चाई ये है कि गांधी जी ने साइन नहीं किया है, गांधी जी ने पूरा वो माहौल तैयार किया था। सिग्नेटरी अथॉरिटी में कई सारे लोग थे, जिसमें मेन सिग्नेटरी अथॉरिटी हिंदुओं के मतलब हम की तरफ से मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, और उधर से बी आर अम्बेडकर। हाँ, अब भाई ऑप्शन में ही नहीं रहेगा मदन मोहन मालवीय, तो आपकी मजबूरी, आप गांधी को टिक मारेंगे। इसके अलावा सी राजगोपालाचारी, एम आर जयकर, तेज बहादुर सप्री, जी डी बिरला, इन लोगों ने भी साइन किया था, बट गांधी जी ने साइन यहाँ पर नहीं किया इन्हीं था। ऑप्शन में से आप बताइए, जो सर ऑप्शन अभी चार चार नाम दिए हैं, तीन चार नाम, तेज बहादुर सप्रू, फलना ढिमका, आप बताओ कि जो नई लाल किला का मुकदमा हुआ है, तो भारतीयों की तरफ से यानी आजाद हिंद फौज की तरफ से इसने लीड किया था वकीलों के ग्रुप को, ये सेम ऑप्शंस में। सप्रू साहब थे ना, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, ओके ये हो गया। चलिए, इरविन और गांधी को किसने महात्मा कहा था, सरोजिनी नायडू ने कहा है, दिल्ली पैक्ट की बात हो रही है। 5 मार्च 1931 हुआ। 1931 को इरविन पैक्ट हुआ था। ठीक है, इसको दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, कुछ बुक्स के नाम दे रहा हूं मैं आपको, बताना उनके लेखक कौन है, ऑथर कौन है। ठीक है, जैसे कि इंडिया डिवाइडेड, ऑप्शन दो, ऑप्शन बोल दीजिए। महात्मा गांधी, नहीं। राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद और अबुल कलाम आजाद। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड की बात कर रहा हूं मैं, ये चार नाम मैंने आपको दिया है। एक ही बुक में है, तो एक बार ऑप्शन फिर से बोल दीजिए। फिर महात्मा गांधी, काट दीजिए, राम मनोहर लोहिया, काट दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अबुल कलाम आजाद। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की बुक है, उसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की है। महात्मा गांधी जी की हिंद स्वराज है। हाँ। और द व्हील ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये जो बुक है ये किसकी है, राम मनोहर लोहिया जी की है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक है, फेमस व्यक्ति हैं तो पूछ सकता है। अच्छा ठीक है, चलिए मेरा हिस्ट्री होगा, आप पूछिए अब आप। मेरा हिस्ट्री पूरा हो गया लगभग। ओके, अब मैं आपसे पूरी साइंस पूछ लूंगा, तब सांस लूंगा, सांस लेना है। पूछो भाई पूछो। आप बताइए सर मुझे, स्पेस एप्लीकेशन केंद्र कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा या अहमदाबाद? स्पेस एप्लीकेशन पूरा नाम केंद्र। बताइए, स्पेस एप्लीकेशन नाम है इसका। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। पेपर में तब क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? उस समय विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को श्रीहरिकोटा से मिला था, जो कि हमको पता है तिरुवनंतपुरम है। इसरो को थुम्बा से मिला था, जो कि हमको पता है बेंगलुरु है। सार को श्रीहरिकोटा से बेंगलुरु से मिला था, जो कि हमको पता है श्रीहरिकोटा है। स्पेस एप्लीकेशन केंद्र सही मिला था, जो कि अहमदाबाद है। आनुवांशिक अभियंत्रण यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1, रोग प्रतिरोध, डिजीज रेजिस्टेंस, वृद्धि वर्धक। तीसरा, जंतु क्लोनिंग और मानव क्लोनिंग। उपरोक्त में से जो कुछ सफलता के साथ परीक्षित किए गए हैं, मतलब कौन सा सही है, रिजल्ट कौन सा है? ह्यूमन क्लोनिंग नहीं कर सकते। क्लोनिंग में जीन का कोई वो नहीं है। हाँ, ठीक है, human cloning कॉपी नहीं पेस्ट टाइप का है। ठीक है, तो 1 2 3 इसका सही था, मतलब बाकी जो 3 था उसको छोड़ के। ठीक है, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। पहला है, इसमें लोहा होता है, इट कंटेन्स आयरन। वेरी गुड। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, इट इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है, इट इम्पैक्ट्स रेड कलर टू द ब्लड्स। ठीक है, यह रोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करता है, रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता ये है। WBC करता है। WBC का काम। ठीक है, तो 14 हटा दीजिए, बाकी तीनों सही है यहाँ पर। प्रोटीन अल्पता से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बहुत तेज होता है, बहुत कम हो जाता है। प्रोटीन अल्पता से, सॉरी, पोटेशियम अल्पता। मैं कहूँ पोटेशियम अल्पता से। पोटेशियम मतलब के, तो के की कम होने से होता है आपका बीपी कम, तो बीपी कम हो जाती है यहाँ पर। बीपी कम हो जाती है, लो ब्लड प्रेशर के लिए जाना जाता है। औषधि वितरण में काम आने वाली जो खाली संपुट होते हैं, अरे वो नहीं, वो कैप्सूल वाली दवाइयाँ देखते हैं, कैप्सूल वाली दवाइयाँ जो देते हैं, के अंदर वाला दवाइयाँ भरा होता है,
वो किसका बना होता है? क्या है? ऑप्शन दीजिए। अंड श्वेतक से, मांडी के, गोद के, स्लेस के। ये बना होता है स्लेस के। मांडी के मतलब है स्टार्च, गोंद का गम, स्लेस का है जिलेटिन, और अंड श्वेतक से एक वाइट। स्लेस सही है। स्लेस सही है इसका, ठीक है ना? हाँ। उड़ो या लड़ो हार्मोन, अरे ये तो फाइट और फ्लाइट। ऑप्शन F2. बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बता दे रहा हूँ। इंसुलिन, नहीं, एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन। ये थर्ड वाला। एड्रेनलिन इसका राइट आंसर। लिटरली। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त होते हैं? इजोला, नीलहरित शैवाल, अल्फा अल्फा, नाइट्रोलिन। ये 100% कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखिए, नीलहरित शैवाल भी एक बायो फर्टिलाइजर है। इस बार जो साइंस के क्वेश्चन है ना इस पेपर में सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है इसमें एक दो क्वेश्चन तो पेपर में आना ही चाहिए आपके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगर ऑप्शन आप फिर से दीजिए, पहले डिस्कस करें। इजोला, नीलहरित शैवाल, अल्फा अल्फा, ये तीनों है, चौथा नहीं है। हाँ, तो ये तीनों क्या है? बायो फर्टिलाइजर है। नाइट्रोलिम लिखा था। वो नाइट्रोलिम chemical एक fertilizer केमिकल फर्टिलाइजर है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसका क्या नाम है? B1, B12। कोबालामीन, हाँ। B12। साइनोकोबालामिन से हम B12 को जानते हैं, ठीक है? तो यानी इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। B1 से बेरियम को आता है। B1 को हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो रथ एक टॉप हो जाता है लाइन से। प्रकाशिकीय सजावट और विज्ञापन के लिए नलिकाओं में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? यानी जो डेकोरेशन और एडवर्टाइजमेंट के लिए जो नलिकाओं में गैस प्रवाहित की जाती है वो कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। लाइटनिंग पर्पस से कह रहे हैं सर। लाइटनिंग पर्पस से रेडॉन शायद भरी जाती है। नियॉन भरी जाती है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी घातक गैस है? गैस का तो नंबर इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा घातक है? बस गैस नहीं। फ्लोरीन्स, शुष्क बर्फ, किरेटिन या मस्टर्ड गैस? किरेटिन आपका ये होता है। अरे मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस का प्रयोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत बार किया गया था। क्वेश्चन उस समय एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तब पूछा था कि फ्लोरीन्स का संबंध क्या है? फ्लोरीनी युक्त कार्बनिक यौगिक से है। ये कार्बन का समरूप होता है भाई। हाँ तो सही है ना नहीं भाई, फ्लोरीन्स फ्लोरीनी युक्त कार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं है, वो अच्छा, C6 हाँ। होता है। ये सही है। सॉरी, कार्बन का। अरे वो क्या होता है ना, जो एक फुटबॉल के आकार का आपका कार्बन का एक एटम बन करके हाँ नहीं वो एक गलत गलत यहाँ पे लिखा भी है। फ्लोरीन्स एक फ्लोरीनी युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं है बल्कि ये कार्बन का अपर रुख है। शुष्क बर्फ को संबंध था कार्बन डाइऑक्साइड से, तो सही है। ठीक है। केराटिन मानव चर्म के जो बाहरी परत होती है प्रोटीन है। हाँ केराटिन। तो ये सब हो गया। अब इसके बाद से आप मुझे बताइए, ये तो मैंने पूछ ही लिया आपसे। हाँ नेक्स्ट मुझे आप बताइए सर, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी है, किडनी ट्रांसप्लांट है, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट यानी कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रुधिर आदान? फिर से टर्म बोलिएगा। ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। टर्म जो था शल्य प्रक्रिया में आर्थोप्लास्टी, ये आपका वो है कुल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण शायद ना। हाँ कुल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण है। आप नेक्स्ट मुझे बताइए सर कि सोडियम का संदर्भ निम्नलिखित में से किसके निदान में किया जाता है? सोडियम 24, कैंसर, ट्यूमर, रक्त व्युत्क्रमण, ठीक है, यानी रक्त व्युत्क्रमण का हिंदी इंग्लिश लिखा है ब्लड डिसऑर्डर, या थायराइड ग्रंथि की सक्रियता एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड? तो ब्लड वाला कर लीजिए, ठीक है। हाँ ब्लड व्युत्क्रमण से संबंधित है, ठीक है। सोडियम 24 का संबंध आपके है ब्लड व्युत्क्रमण यानी ब्लड डिसऑर्डर से, ठीक है। हो गया, साइंस भी पूरा हो गया। साइंस के क्वेश्चन इस बार बहुत अच्छे थे और नए थे। आप पॉलिटी पूछिए आराम से, आराम से पॉलिटी पूछना स्टार्ट करिए। नहीं आपसे मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी पूछ लेता हूँ। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है शाकाहारी को, मांसाहारी को, अपघटक को, या सर्वाहारी को? एक ही क्वेश्चन, सर्वाहारी को। आसान सा क्वेश्चन पूछ लिए। सर्वाहारी होगा ना? हाँ सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब आपसे पॉलिटी पूछ लेते हैं। पूछने वाले लोग। आप मुझे बताइए सर, समान नागरिक संहिता की चर्चा आर्टिकल 44 में की गई है, और आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, सही है कि नहीं दोनों स्टेटमेंट?
ये आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, आर्टिकल 44 यूसीसी। यानी दोनों सही है। तो डीपीएसपी है 36 से 51 तक, हमको पता डीपीएसपी के बारे है। अच्छा, नेक्स्ट आप मुझे बताइए, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, कारपोरेशन टैक्स यानी निगमीय कर, जनगणना, आर्थिक सामाजिक नियोजन। पहला रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस आपका जो होता है आरपीएफ जो होती है, स्टेट लिस्ट में शामिल होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या उद्देश्य होता है? ये तो पुराना अब तो question नहीं है आएगा ये। काफी। हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध 6 अगस्त 1952 को इसको बनाया गया था, तब इसको योजना आयोग 5 ईयर प्लान का काम करता 5th ईयर था के ये। प्लान के लिए। हालांकि इसको अभी तक समाप्त पॉलिटी किया का फिर नहीं गया यही है, क्वेश्चन but ही इसका था। फंक्शन नहीं है कुछ। पॉलिटी का फिर यही क्वेश्चन ही था। हैं? नहीं भाई, हाँ, मजेदार क्वेश्चन नहीं है। चलिए क्वेश्चन और आप बता दीजिए बस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 31, 132, 134 ए को मिलाकर 132 को पढ़ना, अनुच्छेद 134 ए को मिला के 133 को पढ़ना। पहले आप एक क्वेश्चन अंग्रेजी में बोलिए। अच्छा, बहुत लंबा अंग्रेजी भाई। कहाँ? मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर क्या है। 132 और 134 ए, इनको मिलाकर के पढ़ने पर सर इसका आंसर आता है। आंसर सही बोल दिया, क्वेश्चन पढ़ते। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। हाँ, Which article of the Constitution of India deals with the appellate jurisdiction of the Supreme Court in connection with the constitutional cases? ठीक है, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन ठीक है। चलो ज्योग्राफी पूछेंगे। बस इतना ही है पॉलिटी। ज्योग्राफी आप पूछिए ज्योग्राफी। हम पूछे ना? हम पूछे ज्योग्राफी। पूछ हम दे रहा। नहीं, हम पूछेंगे आपसे साइंस। तो मुझे, मैं वही कह रहा हूँ यार, हम साइंस पूछने का हम प्लान किए थे, इनसे अच्छे से क्वेश्चन ढूंढ के रखे थे कि हमसे साइंस पूछ डलन खत 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 खत। हम वही कि यार मेरा क्वेश्चन है, अब इनके पास क्वेश्चन पूछने के लिए बचा ही नहीं इनके हिसाब से। हम कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है। आप पूछ लीजिए, कोई बात अभी नहीं। तो आप ज्योग्राफी, पूरा आप ज्योग्राफी मुझसे पूछ लीजिए। चलिए बवाल पूछेंगे आप आपसे। ठीक है, आपने याद करा इसलिए पूछ रहा हूँ। बता दो आप मुझे, गुयाना की कैपिटल क्या है? गुयाना, गुयाना की कैपिटल। जॉर्जटाउन। जॉर्जटाउन, वेरी गुड। गुयाना जॉर्जटाउन याद तो आपको है। चलिए अब यहीं पर एक और पूछ ले रहा हूँ, शायद याद हो आपको। फिजी, फिजी की कैपिटल। फिजाएं में हवाएं हैं सुआ। फिजी और सुआ। फिजी की कैपिटल है सुआ और गुयाना की कैपिटल है जॉर्जटाउन। तो ये दो कैपिटल तो याद रखना है। अच्छा, ये वीडियो अपलोड नहीं ना हुआ अभी तक? तो आप ना थोड़ा सा उनको आज टाइट करिए अच्छे से, ठीक है। चलिए, बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है? ऑप्शन दो। वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर। ईस्टर्न साउथ अटलांटिक ओशियन, पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर। नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक। नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक, वेरी गुड। देखिए ऐसे हमने साथ ऐसा रखा, क्लासेस बन के पड़ी हुई है, क्लास अपलोड नहीं हो पा रही है, मतलब ऐसे ऐसे भी हमारे साथ घटनाएं घट रही है। कोई समस्या नहीं, चलिए बताइए आप। एनु, एनु जो जनजाति है वो कहाँ की है? जापान। एनु जनजाति जापान की, वेरी गुड। अच्छे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो पता नहीं आंसर को याद नहीं होगा। एस्किमो, ऑप्शन दो। कनाडा, जापान, भारत, अफ्रीका। भारत मत बोल दीजिएगा। अब क्या होता है? कनाडा। अच्छा, और जापान, भारत और अफ्रीका। एस्किमो, एस्किमो को होता है कि कनाडा। कनाडा बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं एस्किमो, ठीक है। ये बेसिकली वो टुंड्रा वाले बेल्ट में पाया जाता है, हम लोग ठंडे क्षेत्र में। ठंडे क्षेत्र में रहते हैं, देखा ढेर ज्योग्राफी नहीं बोला हमसे। चलो बताओ, काकरा पार, काकरा पार ये कहाँ पर है? काकरा पार राजस्थान। कल आपने मुझे याद कराया था। गुजरात, गुजरात। कल के वीडियो में मेरा गलत हुआ तो बड़ा हंस रहे थे। नरोरा उत्तर प्रदेश है, केगा कर्नाटक है, रावत बाटा, रावत बाटा अब तो राजस्थान उत्तर मान ला। राजस्थान में। ठीक, वेरी गुड। चलो आप मुझे बता दो, टीटागढ़ किस स्टेट में है? बस ये बता दो आप। ये बोल यार कि वेस्ट बंगाल में क्या? हाँ, ये जूट के सामान के लिए फेमस है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जूट टेक्सटाइल के लिए आपका टीटागढ़ फेमस है, जो कि बंगाल में है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, राजस्थान का खेतड़ी किस मिनरल के लिए फेमस है? राजस्थान का खेतड़ी किस मिनरल के लिए फेमस है? ऑप्शन दो। चांदी। चांदी के लिए ज्वार था, जवार। तांबा। तांबा है, ठीक है। तब का जब एक बचल देख के बचल। खेतड़ी तांबा। राजस्थान का खेतड़ी कॉपर या फिर तांबा के लिए फेमस है, और जवार या ज्वार जो नाम था उसका, वो आपका चांदी के लिए फेमस था, ठीक है। डोली राजहरा ये कहाँ पर और किसके लिए, किस मिनरल के लिए फेमस है? कर्नाटका में क्या है?
वो कुद्रेमुख है। तो डोलीराज हरा, फिर आपका ऑप्शन दीजिए ना यार। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में याद करा दे रहा हूँ आयरन थोड़ा, हाँ जो भूलो याद करते जाएंगे। छत्तीसगढ़, और ये आपका लोहा इसके लिए फेमस, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली मातृभाषा कौन सी है? हिंदी होगी भाई। हाँ मतलब मुझे लगा कि भोजपुरी मत बोल दीजिएगा अभी आप। ऐसा नहीं पूछा था कि कहीं बदल दिया हिंदी, फिर बंगाली, फिर तेलुगु, और ये क्रम आगे बढ़ता था, ठीक है। तो हिंदी, बंगाली, तेलुगु, ये याद रखें हम लोगों को, ठीक है। कुछ मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा, इस बार एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया और याद भी नहीं हो रहा है। मतलब महिला परिधान पूछा गया था, ठीक है, और वो कौन से राज्य में पहना जाता है, ठीक है। कुछ मैं पूछता हूँ आपसे, कोशिश करिएगा आप बताने का, ठीक है। जैसे कि मुंडम मुंडम नेरियथम किस स्टेट का महिला परिधान हो सकता है? ये ऑप्शन दो। केरल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। केरल हो जाएगा या फिर केरल नाम ही ऐसा सिक्किम तो है, नहीं था, मतलब होगा। नाम ही ऐसा। उत्तर प्रदेश तो और भी नहीं था। तो हम जान रहे हैं, मैंने कि क्या होता है, केरल में आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कुछ होकर। तो मुंडम नेरियतम केरल का महिला परिधान है, ध्यान ये रखना, ठीक है। इसी प्रकार से एक लुगरा पोलगा दिया, लुग्गा नहीं, लुगरा पोलगा दिया हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ का महिला परिधान है, ठीक है। तो लुगरा पोलगा छत्तीसगढ़ का, मुंडम नेरियतम केरल का। अभी दो याद करेंगे आगे आते समय। सिक्किम वाला 2 बार पूछा हुआ है। क्यों दो और पूछा हुआ है? सिक्किम वाले का मैं इसीलिए सिक्किम वाले का इंतजार कर रहा था नाम। बाखू, बताइए ये महिला परिधान कहाँ का है, ठीक है। सिक्किम का। कमेंट सेक्शन, नहीं है सिक्किम का, कमेंट सेक्शन बताइए कहाँ का सिक्किम है। का नहीं है। बस कंफ्यूज कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। बाखू महिला परिधान कहाँ का है, जल्दी से कमेंट सेक्शन आप लोग बताओ। चलिए ये हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा एक गद्दी जनजाति, आपको स्टेट दे रहा हूँ, असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर यूपी। गद्दी, गद्दी। असम आप क्या बोले हैं आप? असम, सिक्किम, ठीक है, हाँ, यूपी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। धौलाधर श्रेणी यहाँ पर है, तो यहीं पर गद्दी जनजाति, गद्दी बकरवाल आपने सुना होगा, ये वो जनजाति है जो कि ऊपर नीचे करती रहती है ऐसे, ठीक है। वेरी गुड। नेपा नगर किस स्टेट में है और क्या है? नेपाल नगर भाई, ये बताना। नेपाल नगर मैं अपने शस्त्र यहाँ पर डालता हूँ, अगर आप क्वेश्चन गुजरात में क्या? निशान सर चूंकि नहीं बता पाया तो मैं अपने शस्त्र यहाँ पर डाल चुका हूँ। मेरी क्लास यहाँ की अच्छी कंप्लीट हो आप चुकी फिर है। ऑप्शन देवा रहे, मुंह उठा हाँ पूछ ऑप्शन दे रहा हूँ, चलिए। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश किस लिए फेमस है? एल्यूमिनियम टेक्सटाइल, टेक्सटाइल नहीं सॉरी, पेपर प्रिंटिंग, मतलब ये जो पेपर। अखबारी कागज होता है उसके लिए नेपानगर फेमस है, मध्य प्रदेश का है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आज की क्लास में यहाँ पर हो गया, मेरी भी सारे क्वेश्चन कोई हो गए। पूछना क्वेश्चन मेरे से बाउंसर जो मुझे ना आता हो। चावल तो कुछ ना, लेकिन तो कहावत ही चलो बताता। लोसांग। अब चलो रहने तो कल मिलते हैं आप लोग, ठीक है? तो बताइए क्या प्रश्न। लोसांग बता दे रहे हैं इन लोग को। हाँ। लोसांग एक उत्सव है जो कि आपका सिक्किम में मनाया जाता है, ये याद कर जाओ। ग्लोबल 500 पुरस्कार, अक्सर कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आता है, 2021 में भी आया है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण सुरक्षा के लिए जाता है। ये 2 आप लोग याद कर जाओ बस। चलिए ठीक। तो इसी के साथ मेरा आप लोगों से एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि कमेंट सेक्शन आप लोगों को बताना है, वो कौन सा देश है जिसने अपने यहाँ पर गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। मिलते हैं आप लोगों से, यूरोपियन कंट्रीज है। हाँ मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। ओपन टेस्ट पे रजिस्टर कर लो, तैयारी कर लो 15 सितंबर, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।